गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो पार्ट 1 वाली वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे। ये बात मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1997 यानी 1997 के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग NH3 गैस को सुखाने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बिना बुझा चूना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिना बुझा चूना, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। ये आपको ध्यान रखना है, पहले भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। और देखिए बिना बुझा चूना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी आपको ध्यान रखना है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शन में बिना बुझा चूना की जगह CaO लिखा हुआ मिल सकता है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड और केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है? CaO होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। देखिए बहुत पहले पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपका इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, देखिए रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। मैंने आपको सभी इम्पॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले पहले ही बता दिए हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक गैस का सूत्र CON है, यदि इसका वाष्प घनत्व 56 हो तो N का मान होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में N की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1997 यानी 1997 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार सॉल्व कराया हुआ है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? तो आप लोगों के साइंस में केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर दिया हुआ है गैसीय नियम, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। और ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, चैप्टर का नाम है गैसीय नियम, क्योंकि यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे आते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ जरूर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि एक गैस का सूत्र CON है। तो क्या दिया हुआ है? CO और N। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसका मॉलिक्यूलर वेट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, यानी इसका अणुभार हम यहाँ पे निकाल लेंगे। जो गैस का सूत्र दिया हुआ है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे, यानी इसके अणुभार को हम यहाँ पे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे C से मतलब क्या हो जाएगा, C से मतलब यहाँ पे कार्बन से है और O से हमारा मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन से है। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है 12। क्या होता है, 12 होता है। आप सब लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 16, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे n लिखा हुआ, तो n को हम यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। अब 12 and 16 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 28। क्या मिलेगा, 28, और n आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गैस का अणुभार निकाल लिया है। क्या मिला हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें यहाँ पे मिला है 28N। तो चलिए ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, जो कि हमने यहाँ पे गैस का अणुभार निकाला हुआ है, हमें क्या मिला, हमें मिला 28N। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, अणुभार जो हमने गैस का निकाला हमें क्या मिल गया, 28N। देखिए ये जो गैस का सूत्र दिया हुआ था CON, इसी का अणुभार हमने अभी कैलकुलेट किया, क्या मिला, 28N मिल गया। तो देखिए अणुभार से रिलेटेड आपका एक फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अणुभार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो अणुभार बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। क्या होता है, 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है, अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होने वाला है। तो हमने यहाँ पे गैस का अणुभार क्या निकाला था, 28N निकाला हुआ था, तो अणुभार की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 28N। अणुभार की जगह क्या लिख दिया, 28N इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 और गुणे में क्या है, वाष्प घनत्व है। तो वाष्प घनत्व हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे लिखा है यदि इसका वाष्प घनत्व 56 हो, तो वाष्प घनत्व की वैल्यू हमें पहले से दी गई है 56, तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। अब हमें n की वैल्यू को निकालना है, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 × 56, और देखिए 28 आपका यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 28 1 ज़ा 28 एंड 28 2 ज़ा 56 होता है, बचा क्या, 2 × 2, तो 2 × 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, n की वैल्यू 4 मिल गई। यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। और जो चैप्टर मैंने आपको बताया गैसीय नियम, इस चैप्टर को पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आएंगे, और एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है पहले भी, न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको पूरे सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है, केवल आपको पढ़ना है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 4। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1998 में पूछा गया है, यानी 1998 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी 15। अब यहाँ पे 15 ही क्यों हुआ ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक होगा। तो
परमाणु क्रमांक 15 होगा। अब 15 क्यों हुआ ये समझिए। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक 7 यहाँ पे दिया है। परमाणु क्रमांक 7 होता किसका है? नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक इसका होता है 7। तो देखिए जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1s2, 2s2 और 2p3, ये हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और अगर इसको हम जर्नल फॉर्म में लिखें तो देखिए पहले में आपके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2s2 2p3 यानी 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट हमारा क्या हुआ है? एटॉमिक नंबर 15 यानी 15 वाला, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हुआ है। तो एटॉमिक नंबर 15 ये होता है फॉस्फोरस का, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉस्फोरस 15 इसका होता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे नीचे में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 3s2। यहाँ पे हम पहले इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12, 12 तक हमने कर लिया। तो लास्ट में क्या आएगा? 3p3 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसको हम यहाँ पे जर्नल फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2s2 2p6 2 और 6 मिलके 8, फिर इसके बाद तीसरे में 3s2 3p3 2 और 3 मिलके 5। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है? आप देख पा रहे होंगे जो नाइट्रोजन है इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है। अब यहाँ पे जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का देखिए बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 5 है। यानी बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों में ही समान है, नाइट्रोजन में भी और फॉस्फोरस में भी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 15 हुआ था। यानी परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक होगा 15। किसका होता है? फॉस्फोरस का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? देखिए परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व तथा परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्वों की अंतिम कक्षा में यानी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में ही 5-5 इलेक्ट्रॉन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसलिए ये गुणों में समानता प्रदर्शित करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये किस चैप्टर का टॉपिक है? तो आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना, उसी चैप्टर का आपका ये टॉपिक है, तो पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ये आपका इजी क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना तो ये क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। कैसे करेक्ट हुआ ये भी मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है और इसके अलावा भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होने वाले काल्गन का सूत्र है। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होने वाले काल्गन का सूत्र है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी Na6P6O18। ठीक है, क्या हो जाएगा? Na6P6O18, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए काल्गन लिखा होता है या फिर आपको ऐसे कैल्गन भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2000 में, फिर इसके बाद 2002 में, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कैल्गन का? इसका हो जाएगा Na6
P6O18, ठीक है। और देखिए अगर आप अपनी अरिहंत की बुक में चेक करेंगे तो वहां पे एक और तरीके से कैल्गन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए ऐसे लिखा हुआ है Na2, फिर इसके बाद Na4, फिर इसके बाद PO4, फिर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। आप अपनी बुक में चेक करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ऐसे भी कैल्गन का फॉर्मूला लिखा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये आपसे क्वेश्चन दोबारा पूछा गया तो आपको ऑप्शन में यही देखने को मिलेगा Na6P6O18, और ऐसे आपकी बुक में लिखा गया है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से ध्यान रखिएगा, जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है वही आप यहाँ पे टिक कर देंगे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होने वाले काल्गन या फिर कैल्गन का सूत्र है Na6P6O18, या फिर ये बोल सकते हैं आप कि Na2Na4PO4, यहाँ पे फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे आप लिख देंगे 6। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे तो मैंने 2 ही बार लिखा है, कम से कम ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। सेम यही क्वेश्चन 5 से 6 बार। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। देखिए HNO3 ये किसका फॉर्मूला होता है, नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ये फिक्स है कि आएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही सॉल्व करा दिया है, अलग से मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे HNO3 में यानी नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान निकालना है। तो ऊपर मैं लिखता हूं HNO3। अब देखिए जिसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान हमें निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो देखिए n का निकालना, तो n के नीचे मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्या लिखा है, H लिखा है। H से मतलब हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो ऑक्सीकरण संख्या इसकी होती है वो क्या होती है, 1 होती है, वो भी +1। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे n, तो इसी की ऑक्सीकरण संख्या का मान हमें निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो 1 + x, फिर इसके बाद प्लस का साइन मैं यहाँ पे लगाऊंगा। O3 लिखा हुआ है, O से मतलब हमारा ऑक्सीजन से हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। क्या होता है, -2। और कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 × -2 होगा, तो क्या आएगा, -6 आएगा। अब देखिए -6 आया है, ये माइनस और यहाँ पे ये प्लस का साइन मैंने लगाया, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस का साइन हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 6 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 + x - 6 = 0 हो जाएगा, क्योंकि HNO3 के ऊपर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगा है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + x - 6 = 0 हो गया है। अब आगे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो x को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए ये -6 है और ये +1 है, ठीक है, ये +1 और ये यहाँ पे -6, ठीक है। तो माइनस और प्लस मिलके आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा -5, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, माइनस लगाया 5 और = 0 हो जाएगा। जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए x = बराबर के इधर आपका 0 है, -5 है, जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो इधर आके +5 हो जाएगा, और 0 + 5 करेंगे तो हमें मिलेगा
+5 यानी x की वैल्यू हमें मिलेगी +5 और यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान +5 मिल चुका है। कहाँ पे दिया हुआ है +5? ये आपका दिया ऑप्शन बी में। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए HNO3 दिया हुआ था, HNO3 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। N की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी थी, इसके नीचे अंडरलाइन किया। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद N की ऑक्सीकरण संख्या का मान निकालना था, इसको X मान लिया। फिर यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। फिर इसके बाद देखिए O3 ऑक्सीजन, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। कितने ऑक्सीजन? 3 है, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 × -2 -6 मिलेगा। अब ये -6 है, ये माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे O3 की जगह हमारा क्या आ जाएगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि HNO3 के ऊपर कोई चार्ज यहाँ पे है नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये -6 है और ये +1 है, तो देखिए -6 आपका है, ठीक है, और यहाँ पे +1 है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और लेस कर देंगे, लेस हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा? x तो है ही और माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा, प्लस का छोटा, तो -5 इज इक्वल टू 0 आएगा। जब अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू बराबर के इधर 0 तो आपका है ही और -5 को इधर भेजेंगे तो +5, 0 + 5 करेंगे तो +5 ही मिलेगा। x इज इक्वल टू +5, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए x हमने नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को मैंने यहाँ पे माना हुआ था, x का मान +5, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और मैंने आपको बताया ना कि ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराया, केवल आपको पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु तत्व है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था। अभी कल ही मैंने आप लोगों को वो क्वेश्चन कराया हुआ था और देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन 2005 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है सोडियम, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक और सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे उपधातु पूछा जा रहा है, यानी मेटलॉइड के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको उपधातु के बारे में बता देता हूँ। आखिर उपधातु होता क्या है? तो वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु यानी मेटलॉइड्स कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु यानी मेटलॉइड्स कहलाते हैं। और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है आर्सेनिक, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु तत्व है? तो जो आर्सेनिक है यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सोडियम है, सोडियम क्या है? ये धातु है, ठीक है, क्या है? धातु है यानी मेटल। फिर एल्यूमिनियम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है? ये भी आपका धातु ही है। क्या है? धातु है जो एल्यूमिनियम है। और इसके अलावा सल्फर यहाँ पे लिखा है, तो सल्फर क्या है? ये अधातु है। क्या है? अधातु है यानी नॉन मेटल है, ये आपको ध्यान रखना है। बचा आर्सेनिक, तो आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक उपधातु यानी मेटलॉइड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है? उपधातु। तो आर्सेनिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आर्सेनिक के अलावा एंटीमनी होता है और सिलिकॉन होता है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये भी एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एंटीमनी, सिलिकॉन, ये भी सब क्या होती हैं? उपधातुएं यानी उपधातु होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नहीं देखने को मिलेगा। ये थ्योरी पार्ट के बीच में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस कीप उपकरण द्वारा बनाई जाती है? यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005, 2007 और इसके अलावा भी करीब 2 से 3 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
और एक क्वेश्चन पहले भी मैंने आप लोगों को 2 से 3 बार या 4-5 बार मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया अमोनिया, ऑप्शन बी हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कौन सी गैस कीप उपकरण द्वारा बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2S होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह H2S भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों की केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर दिया है महत्वपूर्ण गैसें यानी इंपॉर्टेंट गैसेस। उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है जो कि चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी कई बार कराया है और ये चैप्टर भी पूरा मैंने आपको पढ़ाया है, केवल पढ़ना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे आते हैं। और ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ईंधन वाले चैप्टर का, ध्यान रखिएगा। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, थ्योरी पार्ट सहित एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। और इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि आएंगे ही आएंगे, और कभी कभी 3 भी पूछ लिया जाता है। तो इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईंधनों में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होगा? देखिए जब मैंने आपको ईंधन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे कैलोरी मान पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ था और सभी कैलोरी मान मैंने आप लोगों को बताए हुए थे। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहे होंगे। आपसे पूछा गया कि इन चारों में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक यानी सबसे अधिक होगा? सो करेक्ट आंसर आपका होगा हाइड्रोजन गैस यानी ऑप्शन सी। अब इसका कैलोरी मान होता कितना है? जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिखी हुई है इसका कैलोरी मान होता कितना है? 150 किलो जूल पर ग्राम। क्या होता है? 150 किलो जूल पर ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका कैलोरी मान है? ये है हाइड्रोजन गैस का। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आप यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे? 150 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे लकड़ी लिखा हुआ है, तो लकड़ी का कितना होता है? 17 किलो जूल पर ग्राम। क्या होता है? 17 किलो जूल पर ग्राम। ये भी आपको ध्यान रखना है। और लकड़ी के अलावा यहाँ पे एलपीजी दिया हुआ है, तो एलपीजी देखिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो एलपीजी इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए यहाँ पे एलपीजी लिखा हुआ है, इसका कितना होता है? तो इसका होता है 50 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है, 50 किलो जूल पर ग्राम। और यहाँ पे कोयला लिखा हुआ है, कोयले का कितना होता है? तो कोयले का होता है 25 से लेकर के 32 किलो जूल पर ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। तो चारों ये पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे सर्वाधिक पूछा गया था तो ये होगा आपका हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और 2 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि 800 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिलीमीटर है, यदि किस दाब पर इसका आयतन 200 मिलीलीटर हो जाएगा यदि ताप स्थिर है। देखिए यहाँ पे आयतन जो लिखा है ये मिलीमीटर नहीं, ये मिलीलीटर होगा। क्या होगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मिली लिख लीजिएगा, मिमी नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा? मिली होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि 800 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिलीलीटर है, किस दाब पर इसका आयतन 400 मिलीलीटर हो जाएगा यदि ताप स्थिर है। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 एंड 2007 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? तो आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है गैसीय नियम, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया और ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 से 4 बार सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मिलीमीटर नहीं, यहाँ पे
मिलीलीटर लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि 800 मिलीमीटर दाब पर, दाब जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो P1 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है, तो यहाँ पे दी गई है 800 mm। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद किसी गैस का आयतन, आयतन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, और V से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आयतन कितना दिया, V1 यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे भी हमें एक आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, और मिलीलीटर यानी ml लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि किस दाब पर इसका आयतन, किस दाब पर, यानी P2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे आयतन दिया हुआ है 400 मिलीलीटर हो जाएगा यदि ताप स्थिर है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट यानी स्थिर है। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे V2 की वैल्यू हमें दी गई है कितना, 400 ml, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए जो जो वैल्यूज हमें यहाँ पे पता थी वो हमने यहाँ पे लिख ली है। तो अब हम यहाँ पे रूल क्या अप्लाई करेंगे, बॉयल के नियम के अनुसार। तो बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, आपको यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि P1 क्या है, V1 क्या है, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। अगर पढ़ा है चैप्टर तो आप कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है गैसीय नियम वाला तो आज के आज ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे, और खासकर न्यूमेरिकल्स और ऐसे ही न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे देखिए हमने रूल अप्लाई किया बॉयल का, ठीक है, यानी बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होता है। अब हमें यहाँ पे P2 की वैल्यू को निकालना है, तो P2 को हम ले आएंगे आगे। तो P2 इज इक्वल टू P1V1 और अपॉन में आपका V2 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, P2 की वैल्यू को हमें निकालना है। तो P2 इज इक्वल टू P1 का मान 800 है ना, 800 mm, तो यहाँ पे 800 लिखेंगे। फिर इसके बाद V1 की वैल्यू 200 मिलीलीटर, तो 200 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 200। फिर अपॉन में V2 की वैल्यू 400 मिलीलीटर, तो 400 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, एंड ये 0 और ये 0, तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा 400। और क्या निकाला है हमने यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे किस दाब पर, प्रेशर को निकाला हुआ है, तो ये मिलीमीटर में आएगा, यानी 400 mm। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो 400 मिलीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि पूतिरोधी के रूप में प्रयोग होती है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में आपका क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए दिया टिंचर आयोडीन, ऑप्शन बी एस्प्रिन, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म, और ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन। अब देखिए पूतिरोधी लिखा हुआ है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक्स। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि औषधि के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, एक टॉपिक मैंने पूरा अलग से आपको कवर कराया हुआ है, जहां पे मैंने आपको सभी मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा चैनल पे जाकर के, वहाँ पे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो
मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टिंचर आयोडीन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग होती है, तो टिंचर आयोडीन होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कराया है, इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे बस आपकी ये संख्याएं जो दी गई हैं इन्हें चेंज कर दिया जाता है। 800 की जगह आपको 900 लिखा हुआ मिल सकता है, 700 लिखा हुआ मिल सकता है, 200 की जगह आपको कुछ और लिखा हुआ मिल जाएगा। तो केवल संख्याएं यहाँ पे चेंज कर दी जाएंगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं होगा। सो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।